सो स्टूडेंट्स, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ चुका है जो कि है टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन। मेनली बुक में थोड़ा ऊपर नीचे करके लिखा हुआ है, लेकिन इसको मैं आपको एकदम इजी में बता रहा हूँ। ठीक है, देखो बेटा, दो टाइप के फर्टिलाइजेशन होते हैं, एक होता है इन विवो और एक होता है इन विट्रो। नाम बड़े खतरनाक है, लेकिन आज से आपको ये खतरनाक बिल्कुल नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, एक बात बताता हूँ। मेडिकल भाषा में हर किसी का नाम कुछ अलग किया गया है। जैसे फ्यूजन का हम मेडिकल भाषा में क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। ठीक है, वैसे ही बेटा, जैसे हम यहाँ पर नेचुरल को, ठीक है, नेचुरल को क्या बोलेंगे, वीवो, और आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल को हम क्या बोलेंगे बेटा, विट्रो। ठीक है, इन वीवो और इन विट्रो। ठीक है, इन वीवो और इन विट्रो। अच्छा, अब वीवो मतलब जो नेचुरल होगा, आर्टिफिशियल मतलब विट्रो, इन विवो इन विट्रो। अब देखो यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। ठीक है, टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन कितने टाइप के, दो टाइप के, इन विवो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पर टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन में इन विवो फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होगा बेटा, ऐसा फर्टिलाइजेशन जो नेचुरली हो रहा है, और इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जिसमें जो आर्टिफिशियली हो रहा है। आर्टिफिशियली का मतलब लैब में। ठीक है, यहाँ पर आर्टिफिशियली का मतलब क्या होगा, लैब में, हम उसको आर्टिफिशियली लैब में करवा रहे हैं। ठीक है, तो इन विवो का मतलब क्या होगा बेटा, नेचुरली। ठीक है, और इन विट्रो का मतलब क्या होगा बेटा, आर्टिफिशियल। ठीक है, अब यहाँ पे इसको अपन लैब में भी लिख सकते हैं। ठीक है, कि लैब में हम करवा रहे हैं। कई बार कुछ मेडिकल प्रॉब्लम्स की वजह से कुछ कपल्स को चाइल्ड प्रोड्यूस करने में दिक्कत होती है, तो हम क्या करते हैं, हम कुछ आर्टिफिशियल हेल्प लेते हैं, कुछ मेडिकल हेल्प लेते हैं, और उसमें हम कुछ आर्टिफिशियल लैब में क्या करवाते हैं, फ्यूजन। मान लो किसी वजह से स्पर्म और ओवा मीट नहीं कर पा रहे हैं, बहुत से वजह हो सकते हैं, स्पर्म और ओवा मीट नहीं कर पा रहे हैं, फ्यूजन नहीं कर पा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, हम स्पर्म लेंगे, ओवा लेंगे, और बेटा उसको क्या करवा देंगे, उनको फ्यूजन करवा देंगे। ठीक है, आर्टिफिशियली लैब में। तो उसके बारे में अपन डिटेल में बात करेंगे, जिसको अपन इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के बारे में डिटेल में टॉपिक है थोड़ा सा, लेकिन उसके पहले अपन बात करते हैं फर्टिलाइजेशन कितने टाइप के, इन विवो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अच्छा, इन विवो में बेटा दो टाइप का होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल, और इन विट्रो भी इंटरनल और एक्सटर्नल। ठीक है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। फटाफट शुरुआत से डिवाइस पे लेते हैं। फर्टिलाइजेशन कितने टाइप के, दो, इन विवो यानी नेचुरली होने वाले, इन विट्रो मतलब लैब में होने वाले। इन विवो के भी दो टाइप, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल। इन विट्रो के भी दो टाइप, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। इंटरनल एक्सटर्नल का यहाँ पर मेन मतलब क्या है, अगर फर्टिलाइजेशन माँ के, मदर के पेट में होता है। देखो यहाँ पर कई बार बुक्स पेरेंट्स लिखती हैं और कई बार मदर, ज्यादा एक्यूरेट मदर होगा। पेरेंट बोलने का यहाँ पर माता मम्मी पापा दोनों नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, फर्टिलाइजेशन कहीं पर भी किसी भी फादर के अंदर नहीं होता। हमेशा फर्टिलाइजेशन अगर होगा तो आइदर माँ के बॉडी के अंदर होगा या तो बाहर एनवायरमेंट में होगा। फादर के बॉडी के अंदर कभी फर्टिलाइजेशन नहीं होता। सो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है बेटा, कि यहाँ पर जो फ्यूजन हो रहा है मेल और फीमेल गैमेट यानी स्पर्म और ओवा का, कहां पर हो रहा है, बॉडी के बाहर, फीमेल बॉडी के बाहर। सो फर्टिलाइजेशन इन विच फ्यूजन ऑफ गैमेट्स टेक्स प्लेस आउटसाइड द फीमेल बॉडी। ठीक है, आउटसाइड द फीमेल बॉडी लाइक इन वाटर। मतलब अगर फर्टिलाइजेशन अगर फीमेल बॉडी में नहीं हो रहा है तो कहां पर हो रहा है, जैसे कि पानी में। उसके बारे में स्टोरी बात करेंगे अपन, फ्रॉग के एग्जांपल लेके आपको मैं समझाऊंगा। बस कुछ ही समय में। अब इधर देखिए, इंटरनल फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होगा बॉडी के अंदर ही। किसके बॉडी के अंदर, पेरेंट। और यहाँ पर पेरेंट बोलने का मतलब मदर। ठीक है, फर्टिलाइजेशन, अब इसी को आप कंटिन्यू कर लीजिएगा ये सेम लाइन, इन विच फ्यूजन ऑफ गैमेट्स टेक्स प्लेस inside the female body. ओके, एग्जाम्पल ह्यूमंस, काउस, डॉग्स और हैंस। ठीक है, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है बेटा, माँ के पेट के अंदर। अगर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के बारे में बात करें तो क्या कुछ आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, एग्जाम्पल जो मैंने भी बोला, एग्जाम्पल फ्रॉक। मैं भी आपको इसको डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, एग्जाम्पल फ्रॉक और भी होते हैं, लेकिन अभी पसंद है आपके टॉपिक में, आपके चैप्टर में फ्रॉक का है, तो प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब अपन जाते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में, और फिर जल्दी से अपन जंप करेंगे इसमें, फ्रॉक के में। ठीक है, फटाफट लिख लीजिए बच्चों। ओके, सो
बच्चों अब हम आ चुके हैं, हमारी जो टॉपिक था टेस्ट ट्यूब बेबी, ठीक है, जिसको हमने याद करो क्या बोल सकते हैं, इन वीवो कि इन विट्रो, अरे नाम से ही पता चल रहा है इन विट्रो वाला केस है, मतलब आर्टिफिशियल लैब वाली कुछ कंडीशन आ रही है, ठीक है। इस कंडीशन में एक्चुअली क्या होता है, सबसे पहले तो बता दो बेटा ये कौन सी टेक्निक है, इन वीवो कि इन विट्रो, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में हम जो बात करने वाले हैं ये एक्चुअली एक टाइप का एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, ठीक है। टेस्ट ट्यूब बेबी, यहाँ पर टेस्ट ट्यूब में बेबी बनता है नहीं, टेस्ट ट्यूब में बेबी नहीं बनता बेटा, यहाँ पर बस उस टेस्ट ट्यूब में फर्टिलाइजेशन यानी फ्यूजन करवाया जाता है मेल और फीमेल गैमेट का, ठीक है। अब ये बताओ फ्यूजन कहाँ पर हो रहा है, टेस्ट ट्यूब में। तो फर्टिलाइजेशन कैसा हुआ, इंटरनल की एक्सटर्नल, एक्सटर्नल मतलब मदर के बॉडी से बाहर हो रहा है तो एक्सटर्नल, ठीक है। सर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन तो इंटरनल भी हो सकते हैं, हाँ होते हैं, बिल्कुल होते हैं, लेकिन आपके इस क्लास में नहीं है, 10th क्लास में अपन बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो अभी जितना पॉइंट है अपन उतना बात करते हैं, मतलब टेस्ट ट्यूब बेबी जो है वो एक्चुअली किस टाइप का फर्टिलाइजेशन है, इंटरनल की एक्सटर्नल, एक्सटर्नल बॉडी के बाहर बन रहा है ना बेटा, बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन हो रहा है टेस्ट ट्यूब में। सो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का जो हम पढ़ने वाले हैं एक टॉपिक, ठीक है, एक टॉपिक उसका नाम है टेस्ट ट्यूब बेबी, इसलिए कुछ रिफ्रेशर्स में टेस्ट ट्यूब बेबी लिखा हुआ है और कुछ में इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, कभी कंफ्यूज नहीं होना। चलो स्टोरी है इसको समझते हैं फटाफट। मान लो कोई एक फीमेल है, अब उस फीमेल में जो ओवरी है, ठीक है, ओविडक्ट में कुछ प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, ओविडक्ट में कुछ गांठ है या कुछ दिक्कत है, यानी पैसेज उसका ब्लॉक है। तो ये बताओ क्या स्पर्म वहां से आ पाएगा, नहीं आ पाएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, जो ओविडक्ट, ओविडक्ट मतलब जहां से ओवा और स्पर्म जिस जगह पर मिलते हैं, इसलिए मैंने बताया था ना कि फ्यूजन कहां पर हो रहा है, उसी डक्ट में हो रहा था, याद करो पुराना टॉपिक अपना। अब जब फ्यूजन उस डक्ट में हो रहा है और डक्ट बीच में ब्लॉक है किसी भी वजह से, तो क्या फर्टिलाइजेशन हो पाएगा, नहीं बेटा बिल्कुल नहीं हो पाएगा। अब क्या होगा बेटा, अब वहां पर दिक्कत होगी, इसलिए क्या करते हैं, यहाँ पर साइंटिफिक टेक्निक लेते हैं, इसको हम बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, यानी हम फादर से लेंगे एक फ्रेशली स्पर्म, मदर से लेंगे एक फ्रेशली स्पर्म। फ्रेशली बोलने का एनसीईआरटी का मतलब है ये नहीं कि आपने स्पर्म और ओवा को ले लिया है और 3 साल के बाद फ्यूजन करवा रहे हैं, हर स्पर्म और ओवा की कुछ लाइफ टाइम होती है जो अपन 10th क्लास में पढ़ेंगे, अभी टॉपिक नहीं है। बस ये मान लो हम फ्रेशली स्पर्म्स और फ्रेशली ओवम लेते हैं, उन दोनों का फ्यूजन करवाते हैं, कहां पर, टेस्ट ट्यूब में। उसके बाद टेस्ट ट्यूब में जैसे फ्यूजन होगा क्या बन जाएगा, वो जाइगोट, जाइगोट बनेगा एम्ब्रियो। अब जब एक हफ्ते तक, याद रखना लगभग एक हफ्ते तक उस स्ट्रक्चर को हम टेस्ट ट्यूब में रहने देते हैं और ग्रो करने देते हैं, देखने के लिए कि अच्छे से ग्रो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कुछ दिक्कत तो नहीं हो रही है। और जब सही से ग्रो करता रहेगा, हमको एक हफ्ते के बाद स्ट्रक्चर दिखेगी, ठीक है, हमको एम्ब्रियो दिखेगा, हम उस एम्ब्रियो को क्या करेंगे, मदर के यूट्रस में छोड़ देंगे और वो अपने आप इम्प्लांट हो जाएगा। अब इम्प्लांट होने के बाद ज्यादा ना, इम्प्लांट मतलब चिपक जाना मदर की यूट्रस से, तो वो वापस से वैसे ही चलने लगेगा, वैसी पूरी प्रोसेस वैसे ही चलेगी। तो आइए इसको अपन थ्योरी में देखते हैं। टेस्ट ट्यूब बेबी को ओविडक्ट ऑफ एनी फीमेल इज ब्लॉक, ठीक है, ऑब्वियसली बात है फीमेल में ओविडक्ट होती है, फीमेल में ब्लॉक हो गई है, ठीक है। सो ओविडक्ट ऑफ एनी फीमेल इज ब्लॉक, तब क्या होगा बेटा, स्पर्म और ओवा क्या मीट हो सकते हैं, नहीं, स्पर्म कैन नॉट मीट एग, सो इसका मतलब क्या होगा बेटा, फ्यूजन नॉट पॉसिबल। अब क्या होगा, यहाँ पर हम क्या करेंगे, फ्रेशली रिलीज स्पर्म एंड एग आर कलेक्टेड, कलेक्ट करेंगे एंड केप्ट टुगेदर, दोनों को साथ में रख देंगे टेस्ट ट्यूब में, ठीक है। अब कैसे रखेंगे वो भी आपको टॉपिक नहीं कि सर ऐसे ही उठा के रख देंगे, अरे मिट्टी खेला थोड़ी ना है बेटा, कैसे हाथ से उठा कैसे रख देंगे, एक टेक्निक होती है, लेकिन वो टेक्निक अभी आपके में नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, एक साथ इसको अपन रख देंगे। अब कुछ टाइम के बाद क्या होगा, फ्यूजन हो जाएगा, ठीक है, मेल और फीमेल को कहीं कोने में रख दो बेटा, फ्यूजन तो होना ही है, ठीक है, फ्यूजन टेक्स प्लेस, फ्यूजन हो जाएगा। फ्यूजन होने के बाद क्या होगा, अब जाइगोट होगा, जाइगोट फॉर्म्स एंड डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो। अब इनसाइड द टेस्ट ट्यूब फॉर अबाउट ए वीक, ठीक है, ये जो प्रोसेस है कहां पे चल रही है, इनसाइड द टेस्ट ट्यूब, और ये कब तक चलेगी, फॉर अबाउट ए वीक, एक हफ्ते तक चलते रहेगी, वही मैंने बताया। एक हफ्ते के बाद हम क्या करेंगे बेटा, एम्ब्रियो इज प्लेस्ड इन मदर्स यूट्रस, ठीक है, मदर्स यूट्रस एंड रेस्ट ऑल प्रोसेस गोस एज सेम। अब बाकी प्रोसेस वैसे ही सेम टू सेम चलती रहेगी, मतलब बच्चे की फिर कुछ टाइम बाद 9 महीने बाद डिलीवरी हो जाएगी, सब प्रोसेस बाकी सेम चलता रहेगा। कई बार, ठीक है, हम इसलिए बेटा क्योंकि बच्चा यहाँ पर बन रहा है टेस्ट ट्यूब में, नहीं, बच्चे का जो जाइगोट है, ठीक है, जो प्राइमरी जो शुरुआत का स्ट्रक्चर होता है जाइगोट, वो कहां पर बन रहा है, वो बन रहा है टेस्ट ट्यूब में, से अपन क्या बोलते हैं इसको, टेस्ट ट्यूब बेबी। बेबीज फॉर्म लाइक दिस आर कॉल्ड एज टेस्ट ट्यूब बेबी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, अब कई बार लोगों को मिसलीडिंग हो जाता है बेटा कि बच्चा ही बन रहा है टेस्ट ट्यूब में, ऐसा नहीं होता, याद रखिएगा। सो टाइटल टेस्ट ट्यूब बेबी कैन समटाइम्स मिसलीड people that
टेस्ट ट्यूब बेबी, ठीक है, टेस्ट ट्यूब बेबी आर बोर्न इनसाइड द टेस्ट ट्यूब बट इट्स एक्चुअली नॉट, ठीक है, टेस्ट ट्यूब के अंदर नहीं होते हैं, वो तो बस हम जाइगोट बना रहे हैं। तो आई होप आप सबको क्लियर होगा, ठीक है। फिर से रिपीट कर देता हूँ, किसी भी मदर में अगर ओवी में प्रॉब्लम है तो वहां पर स्पर्म और ओवा मीट नहीं कर पाएंगे क्योंकि बीच में ब्लॉकेज है, किसी भी वजह से गांठ है या कुछ चीज वहां पर ब्लॉक हो गई, कुछ चीज आ गई है। अब क्या करेंगे हम, फादर और मदर से फ्रेशली प्रिपेयर्ड गैमेट्स लेंगे, उनको साथ में टेस्ट ट्यूब में रख देंगे, टेस्ट ट्यूब में रखने के कुछ टाइम के बाद फ्यूज करेंगे और क्या बना देंगे, जाइगोट बना देंगे। जाइगोट कुछ टाइम के बाद क्या बना देगा, एम्ब्रियो बन जाएगा। लगभग 1 हफ्ते तक हम उस एम्ब्रियो को रखेंगे उस टेस्ट ट्यूब में और फिर उस टेस्ट ट्यूब को, सॉरी उस एम्ब्रियो को हम मदर के बॉडी में इम्प्लांट कर देंगे और इम्प्लांट करने के बाद बाकी प्रोसेस सेम चलेगी, ठीक है। तो बच्चों इसको लिख लीजिए फटाफट। अब हम कुछ आगे बढ़ने वाले, नेक्स्ट टॉपिक हम लेने वाले, सो राइट इट डाउन प्लीज, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ बच्चों, सो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिप्रोडक्शन इन फ्रॉग। अब हम फ्रॉग के बारे में थोड़ा सा उसके रिप्रोडक्शन के बारे में देखने वाले हैं कि उसका रिप्रोडक्शन कैसा होता है, इंटरनल के एक्सटर्नल, एक्सटर्नल। तो हम उसके बारे में देखेंगे कि कैसे होता है, उसके में और क्या कुछ अलग है, कुछ डिफरेंसेस है, ठीक है। सो बेटा हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिप्रोडक्शन इन फ्रॉग, ठीक है। अच्छा एक बात बता दो रिप्रोडक्शन बताने से पहले कि फ्रॉग का रिप्रोडक्शन कैसा होता है बेटा, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की इंटरनल, एक्सटर्नल। एक्सटर्नल मतलब बेटा फ्यूजन ऑफ गैमेट्स कहाँ होगा, फीमेल बॉडी के अंदर की बाहर, फीमेल बॉडी के बाहर, ठीक है। अच्छा तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन दिया हुआ था आपके एनसीईआरटी में, जो बच्चे कई बार छोड़ देते हैं, इसको करना चाहिए, एग्जाम्स में आने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। कभी पेपर हार्ड बना तो आपके एग्जाम में कि फ्रॉग का जो एग का कलर होता है और साइज वो बताओ। देखो बेटा वैसे थोड़ा बहुत तो वेरी करता है, जैसे बात की जाए मुर्गों में भी, तो जो नॉर्मल मुर्गे रहते हैं उनका एग का साइज नॉर्मल रहता है, जो देसी रहते हैं उनके थोड़े एग के साइज छोटे रहते हैं और पीले कलर के रहते हैं, नॉर्मल मुर्गे के एग का कलर एकदम व्हाइट रहता है। अब जो एक अलग मुर्गा होता है, ठीक है, उसका नाम मैं शायद भूल रहा हूँ, उसको अपन काला नाथ करके ऐसे कुछ बोलते हैं, कड़कनाथ ऐसे करके, तो उसका कलर थोड़ा सा अलग होता है अंडे का। इसी तरीके से बेटा हम फ्रॉग का भी एग का कलर वेरी करता है और शेप एंड साइज थोड़ा वेरी करता है, लेकिन अगर अप्रॉक्स की बात की जाए, मेन जो मैक्सिमम फ्रॉग्स पाए जाते हैं उनका कलर के बारे में बात की जाए तो वो कैसा होता है, और साइज, साइज तो बेटा उसका 3 mm होता है, ठीक है। तो साइज ऑफ वन एग ऑफ फ्रॉग, ठीक है, एक एग का साइज कितना होगा बेटा, 3 mm, ठीक है, 3 mm अप्रोक्स। और इसका कलर क्या होता है, कलर इसका व्हाइट ट्रांसपेरेंट होता है, बीच में ब्लैक स्पॉट्स, और आपने तो ग्रीन बना के रखा है, अरे बेटा व्हाइट बोले व्हाइट कैसे शो करूंगा, ठीक है, तो इसलिए मैंने ग्रीन से बना दिया, इसको दिमाग में रखिएगा। ये व्हाइट व्हाइट जेली लाइक, ठीक है, ये व्हाइट व्हाइट जेली लाइक है, ठीक है, और ये सब चिपके हुए रहते हैं उस जेली लाइक सब्सटेंस की वजह से, आपस में चिपके हुए रहते हैं और ये ट्रांसपेरेंट होते हैं, बस लगता है कि बीच में ब्लैक कलर का कुछ धब्बा टाइप का है। सो ये कैसे से कलर कैसे होता है, ब्लैक स्पॉट ऑन द मिडिल, देखो सबके बीच में ब्लैक स्पॉट ऑन द मिडिल ऑफ ए ट्रांसपेरेंट जेल लाइक बॉल्स, ठीक है, ऑफ ए ट्रांसपेरेंट जेल लाइक बॉल्स। ओके नेक्स्ट पॉइंट। अब इसके एग्स क्या किसी शेल से कवर है, ये बताओ। इसके एग को मेल एंड फीमेल कहां पर रिलीज कर देते हैं बेटा, पानी में, फर्टिलाइजेशन पानी में होगा, जायगोट पानी में बनेगा, एम्ब्रियो भी पानी में बनेगा, तो मतलब पूरी डेवलपमेंट पानी के अंदर हो रही है। ह्यूमंस में तो फीमेल बॉडी के अंदर होता है, मतलब बच्चा अच्छे से प्रोटेक्टेड है। इनके में क्या इनको नेचर ने अच्छी खासी प्रोटेक्शन प्रोवाइड की है, नहीं, ठीक है। जैसे मुर्गों में एक हार्ड शेल रहता है, किसका बना हुआ, कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। सो एग्स नॉट कवर्ड बाय एनी हार्ड शेल, ठीक है। एग्स कैसे इनके होते हैं, वेरी डेलिकेट, मतलब बहुत डेलिकेट होते हैं, बहुत नाजुक होते हैं। नेक्स्ट वन, अ लेयर ऑफ जेली होल्ड्स एग्स टुगेदर एंड प्रोवाइड सम प्रोटेक्शन, ठीक है। देखो ये जो जेली लाइक में बताया था ना, ये कैसा जेल लाइक, जेली लाइक है, इसी जेली लाइक की वजह से ये आपस में थोड़े थोड़े चिपके हुए रहते हैं और इसी की वजह से इनको थोड़ा प्रोटेक्शन मिल जाता है। अब साथ में रहेंगे बेटा तो देखो जो बीच वाले हैं थोड़े ज्यादा प्रोटेक्टेड हैं, बाहर वाले थोड़े कम प्रोटेक्टेड हैं, और थोड़ा बहुत जेली से थोड़ी बहुत प्रोटेक्शन मिलती है, लेकिन हाँ उतनी प्रोटेक्शन नहीं मिलती, लेकिन थोड़ी बहुत मिलती है। अब आइए अपन बात करते हैं रिप्रोडक्शन कैसे होता है। देखो नॉर्मल रिप्रोडक्शन में मेल फीमेल की बॉडी में स्पर्म से इंजेक्ट करता है, लेकिन यहाँ पर मैंने क्या बताया था, मेल और फीमेल गैमेट बाहर निकलेंगे और पानी में फ्यूजन होगा, इसलिए एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो सबसे पहले क्या होता है, एक तो पहली बात याद रखना, एनसीईआरटी में आपके 8th क्लास में भी दिया हुआ है कि एक सीजन होता है, ब्रीडिंग सीजन। एनिमल्स जैसे बहुत से टाइप के एनिमल्स होते हैं, ठीक है, कुछ एनिमल्स हर ऑल ओवर द सीजन मतलब पूरे साल में ब्रीडिंग कर सकते हैं, और कुछ एनिमल्स एक स्पेसिफिक टाइम पर ब्रीडिंग कर सकते हैं। जो ये फ्रॉक्स होते हैं ये ब्रीडिंग कब करते हैं, रेनी सीजन में, और बेटा
स्प्रिंग सीजन में, इसीलिए रेनी सीजन और स्प्रिंग सीजन में हमको मेंढक दिखाई देते हैं, बाकी टाइम पर हमको मेंढक दिखाई नहीं देते। तो क्या होता है, जैसे ही स्प्रिंग सीजन या रेनी सीजन आता है, फ्रॉक्स एंड टोड्स बाहर आते हैं। अच्छा, फ्रॉक्स एंड टोड्स ही अलग होते हैं, क्या अलग होता है, बस मेन ये समझ लो, फ्रॉक्स की स्किन एकदम चिकनी होती है, चिपचिपी, ठीक है, और जो टोड्स होते हैं ना, थोड़े खुरदुरे टाइप के होते हैं। कभी आप अगर थोड़ा देखते होगे, थोड़ा घर से बाहर निकलते होगे, ठीक है, अगर फेसबुक इंस्टा को छोड़ के थोड़ा बहुत अगर बाहर निकलो, फेसबुक इंस्टा भी अच्छा है लेकिन थोड़ा बहुत छोड़ना चाहिए। वैसे आप मेरे को इंस्टा में फॉलो कर सकते हैं, मेरा नाम है इंस्टा में अनुराग सिंह कुशवाहा, ठीक है, अनुराग, फिर उसके बाद डैश नहीं आता जो अपन नीचे लगाते हैं, डैश सिंह डैश कुशवाहा, मैं लास्ट में उसको भी डाल दूंगा अपना आईडी भी। ओके, बैक टू द टॉपिक बेटा, कि जो एकदम चिकने होते हैं वो फ्रॉग, जो थोड़ी जिनकी स्किन थोड़ी सी रफ रहती है, ठीक है, ड्राई रहती है, सूखी हुई, वो टोड्स कहलाते हैं। तो स्प्रिंग सीजन में और बारिश की सीजन में, रेनी सीजन में फ्रॉग्स एंड टोड्स बाहर आते हैं और कहां पास जाएंगे, पॉन्ड या रिवर के पास जाएंगे, और वहां पर मेल और फीमेल फ्रॉग आते हैं पास में। और जब वो आएंगे तो क्या होगा, तक धिनाधिन, हमेशा नहीं बोला तक धिनाधिन धा होगा, मतलब पॉपुलेशन होगा। अब तक धिनाधिन धा होने के बाद, पॉपुलेशन होने के बाद, फीमेल सबसे पहले अपने एक्स को पानी में रिलीज करेगी, मेल अपने स्पर्म्स को भी पानी में रिलीज करेगा, और दोनों क्या हो जाएंगे, दोनों फ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। और फीमेल एक टाइम पे बहुत सारे एक्स रिलीज करती है, ह्यूमंस में फीमेल हर महीने एक एक्ट रिलीज करी थी, और यहाँ पर फीमेल एक टाइम पर बहुत सारे एक्ट रिलीज करती है, और मेल तो स्पर्म्स तो बहुत सारे रिलीज कर रहा था ह्यूमंस में भी, यहाँ पर बहुत सारे स्पर्म्स को रिलीज करता है। और ये जब फ्यूज होते हैं तो बहुत सारे जाइगोट बनते हैं, बहुत सारे एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो से आगे जाके एक स्टेज बनती है, इसको अपन लार्वा बोलते हैं। लार्वा एक्चुअली एक बीच की स्टेज होती है बेटा, ठीक है, मतलब ये मान लो लार्वा एक जाइगोट से एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से जो एडल्ट बनने की प्रोसेस है, उसके बीच में एक स्टेज आती है, ठीक है। बेबी से कंपेयर मत करना, बेबी से कंपेयर नहीं, ठीक है, क्यों नहीं, ये बताओ। हम थोड़ा सा एग्जांपल दूं, हम अपने बचपन से क्या एग्जैक्टली मिलते हैं, नहीं एग्जैक्टली तो नहीं मिलते सर, बिल्कुल नहीं एग्जैक्टली नहीं मिलते, बहुत चेंजेस हुए हैं बॉडी में, ठीक है, हाँ, लेकिन क्या ऐसा तो नहीं है कि एकदम अलग ही दिख रहा है, पहले बहुत अलग दिखते थे, अब एकदम अलग दिख रहे हैं, पहले कुत्ते जैसे थे अब बिल्ली जैसे दिख रहे हो, ऐसा तो नहीं ना, इंसान के बच्चे थे, इंसान के बच्चे से दिख रहे हो। लेकिन फ्रॉक्स में क्या होता है बेटा, जाइगोट बनने के बाद जो एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो के बाद एक स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है, बॉडी बनती है, वो बॉडी, ठीक है, एक पहली बात तो वो सिर्फ पानी में रहती है, जिसको अपन टैडपोल कहते हैं, मैं फिर से लिखवाऊंगा उसको, टैडपोल, वो भी स्पर्म जैसा ही दिखता है, बस बहुत स्पर्म माइक्रोस्कोपिक रहता है, और ये हमको आंखों से दिख जाएगा नॉर्मली, स्पर्म माइक्रोस्कोपिक है और ये हमको आंखों से दिख जाएगा, लेकिन बेटा स्पर्म जैसा ही दिखता है, ठीक है। और इस स्टेज को हम क्या बोलते हैं, लार्वा, ठीक है। अभी लार्वा कुछ टाइम के बाद एडल्ट में कन्वर्ट होगा, कैसे होगा वो आगे के टॉपिक है, वो अपन फिर देखेंगे। तो यहाँ तक क्लियर। अब उसके बाद अपन फटाफट रिवीजन करते हैं, नोट्स पे आ जाते हैं। देखो यहाँ पर अपोजिट सेक्स ऑफ फ्रॉक्स एंड टोड्स, मैंने बताया था फ्रॉक्स की स्किन चिकनी, ठीक है, टोड्स की स्किन ड्राई, यहाँ पर ड्राई स्किन लिख सकते हैं आप, ड्राई स्किन। और फ्रॉक्स में आप लिख सकते हैं, यही मैं लिख देता हूँ बेटा, थोड़ा सा आप समझ जाइएगा, ठीक है, वेट स्किन, ठीक है, मतलब आप फ्रॉक्स को पानी में डालो भी मत, तो भी अगर आप छुएगे उनको बिना पानी में डालोगे तो भी आपको उनकी स्किन कैसे लगेगी, वेट, गीली गीली चिपचिपी लगेगी। और टोड्स सूखे सूखे से रहते हैं, एकदम ड्राई रहते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट, अपोजिट सेक्स ऑफ फ्रॉक्स एंड टोड्स कम नियर, कहां पर, पॉन्ड और स्लो फ्लोइंग रिवर। स्लो फ्लोइंग रिवर मतलब ऐसा रिवर जिसका जो बहाव है स्लो है, अरे बहुत तेज होगा तो अंडे बिखर जाएंगे, वैसे इनके ऊपर शेल नहीं है, बहुत कमजोर होते हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, इन स्प्रिंग और रेनी सीजन, ठीक है सर। अब इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर फ्रॉग एंड टोड्स आ चुके हैं, अब अपोजिट आ चुके हैं, मेल एंड फीमेल आ चुके हैं। अब क्या होगा, तक दिनादिन धा, ओके ठीक है, तक दिनादिन धा हुआ। बायोलॉजी की भाषा में बेटा, बायोलॉजी लैंग्वेज में कॉप्यूलेशन हो चुका है, ठीक है, कॉप्यूलेशन हो चुका है, मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स हो चुका है। अब इसके बाद क्या होगा, फीमेल एक्स को रिलीज करेगी, वो भी बहुत सारे, मेल एक्स को रिलीज करेगा, वो भी बहुत सारे, ठीक है, इन मच, इन वेरी अमाउंट। अब उसके बाद क्या होगा, फ्यूजन होगा, ठीक है, फ्यूजन मतलब फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनेगा बेटा, जाइगोट बनेगा, जाइगोट से क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो से क्या, एडल्ट, नहीं यहाँ पर नहीं, यहाँ पर क्या बनेगा, लार्वा, और लार्वा से बनेगा बेटा एडल्ट फ्रॉग। ये एडल्ट फ्रॉग याद है ना, एक एडल्ट फ्रॉग पानी में भी रह सकता है और लैंड में भी रह सकता है, क्यों, एक एम्फीबियन है, एम्फीबियन, ठीक है। लेकिन जो टैडपोल होता है, मतलब उसका लार्वा वाली स्टेज, ठीक है, उस फ्रॉग के लार्वा स्टेज को अपन टैडपोल बोलते हैं, इसको मैं लिखवाऊंगा फिर से, ठीक है, जब हम कन्वर्जन ऑफ लार्वा इनटू एडल्ट पढ़ेंगे। लेकिन हाँ, इतना याद होना चाहिए कि लार्वा ऑफ फ्रॉग इज कॉल्ड एज टैडपोल। सो टैडपोल जो होता है कैसा होता है बेटा, स्पर्म शेप का होता है, ठीक है, लेकिन हाँ स्पर्म माइक्रोस्कोपिक होते हैं, और जो टैडपोल लार्वा है
वो हमको नॉर्मल आइस दिख जाएगा, छोटा होता है, बहुत बड़ा नहीं, छोटा होता है लेकिन दिख जाएगा। अच्छा, यहाँ पर मैंने एक चीज और लिख के रखी है, नियरली एट सेम टाइम, मतलब फीमेल जैसी एग रिलीज करती है ना, मेल भी वैसे रिलीज कर देते हैं। कई बुक्स में आपको साइमल्टेनियसली लिखा मिलेगा, मैं इस चीज को रेड पेन से लिखा हूं, क्यों? कई बुक्स में आपको, कई रिफरेंसेस में आपको साइमल्टेनियसली लिखा मिलेगा। साइमल्टेनियसली का मतलब होता है एक साथ। देखो एग्जैक्टली देखा जाए ना अगर, तो एक साथ तो नहीं होता, पहले फीमेल ही एग को रिलीज करती है और मेल रिलीज करते हैं, लेकिन बस मान लो इतना टाइम गैप नहीं होता, मतलब जैसे ही फीमेल रिलीज किया वैसे ही 1-2 सेकंड के बाद ही मेल स्पर्म्स को रिलीज कर देता है। फीमेल जैसे ही रिलीज किया, मेल 1-2 सेकंड के बाद स्पर्म को रिलीज कर दिया। तो टेक्निकली तो देखा जाए फीमेल पहले रिलीज करती है गैमेट्स को, फिर मेल रिलीज करता है गैमेट्स को, लेकिन अपन इसको साइमल्टेनियसली मान सकते हैं। क्यों? अरे 1-2 सेकंड का कोई बहुत ज्यादा टेंशन नहीं है बायोलॉजी में, ठीक है। यहाँ पर ये बात हो चुकी है। अच्छा, यहाँ पर जो फ्रॉग का स्पर्म होता है उसके पास भी टेल होती है, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। फ्रॉग के स्पर्म के पास भी टेल होती है, वही मैंने लिखा हुआ है, स्पर्म ऑफ फ्रॉग ऑल्सो हैज टेल, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर अपन ने देख लिया, ठीक है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट, एक बात मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर फीमेल जो एग रिलीज कर रही है, मेल देखो ह्यूमन बॉडी में तो मेल बहुत सारे स्पर्म रिलीज करता है, लेकिन फीमेल एक ही एक रिलीज करती है, लेकिन यहाँ पर क्या है बेटा, बहुत सारे नंबर में, ठीक है, इन मेनी अमाउंट, ठीक है, इन ह्यूज अमाउंट। ऐसा क्यों? वो बस अपन इसके बाद देखने वाले हैं, इसको कंप्लीट करिए फिर अपन बात करते हैं कि यहाँ पर फीमेल बहुत से एग्स को क्यों रिलीज करती है। सो प्लीज नोट इट डाउन। बच्चों अब एक लास्ट क्वेश्चन है हमारे इस रिप्रोडक्शन इन फ्रॉग वाले टॉपिक से, कि आखिर अगर ह्यूमन फीमेल एक टाइम पर एक ही एग रिलीज कर रही थी, तो फीमेल फ्रॉग को क्या जरूरत पड़ी कि इतने सारे एग को रिलीज करना पड़े? हाँ, मेल ह्यूमन मेल की बात करें वो भी बहुत सारे स्पर्म्स रिलीज कर रहा था, मेल फ्रॉग की बात करें वो भी बहुत सारे स्पर्म्स रिलीज कर रहा है, लेकिन बात है फीमेल की, यहाँ पर फीमेल बहुत सारे एग्स को क्यों रिलीज करती है? उसकी वजह ये है कि भले बहुत सारे एग्स आए हैं, लेकिन उसमें से कुछ ही फ्रॉग बन पाते हैं, बहुत सारे फ्रॉग बन ही नहीं पाते। क्यों? ऐसा क्यों होता है? बहुत सी रीजन है। पहली बात तो ये रीजन है कि यहाँ पर हर एग को स्पर्म नहीं मिलता, ठीक है, हर एग को स्पर्म नहीं मिलता, और किसी एग को अगर स्पर्म नहीं मिलेगा तो फ्यूजन नहीं होगा, फ्यूजन नहीं होगा तो कुछ टाइम के बाद उस एग की क्या होगी, डेथ हो जाएगी। सो फर्स्ट पॉइंट, एवरी एग डोंट, ठीक है, गेट स्पर्म एंड रिमेन अनफर्टिलाइज्ड, मतलब फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, एंड डिस्ट्रॉय, तो कुछ टाइम बाद क्या होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगी तो उसकी लाइफ स्पैन है, कुछ टाइम में वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट अपन ये आते हैं कि कुछ जो स्पर्म्स और ओवा होते हैं, मतलब जो मेल और फीमेल गैमेट्स होते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। क्यों डिस्ट्रॉय हो जाते हैं सर? याद है जो फ्रॉग के जो एग्स होते हैं बहुत डेलिकेट थे, क्योंकि उनके ऊपर एक बहुत अच्छी कवरिंग नहीं दी थी भगवान ने, बस एक जेली लाइक सब्सटेंस पकड़ा दिया था कि लो भैया तुम चिपक चिपक के रहना, थोड़ा बहुत प्रोटेक्शन हो जाएगा, ज्यादा प्रोटेक्शन के ऊपर खर्चा नहीं करेंगे तुम्हारे ऊपर, बस क्या कर देते हैं, तुम्हारा नंबर ऑफ गैमेट्स बढ़ा देते हैं इन फीमेल फ्रॉग्स। उसमें बात करते हैं तो बहुत सारे नेचुरल फैक्टर्स जैसे रेनफॉल, कभी ज्यादा तेज बारिश होने लगे, एग कहाँ पे रखे हुए हैं, बाहर पानी में रखे हुए, बहुत तेज बारिश हुई तो एग को खराब कर देंगे। पानी का जो फ्लो है, रिवर का फ्लो कैसा होना चाहिए, स्लो, ठीक है, अगर बहुत ज्यादा फास्ट हुआ तो वो भी दिक्कत हो जाएगी बेटा, ठीक है, वो भी उससे डिस्ट्रॉय हो जाएगा। विंड विंड बहुत तेज हुई तो वो भी दिक्कत है, और भी कुछ फैक्टर्स जैसे धूप तेज हो गई, वो भी जो धूप के बारे में आपके उसमें एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ है। सो कुछ नेचुरल फैक्टर्स से एग्स स्पर्म्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। सो मेनी स्पर्म्स एंड एग्स गेट्स डिस्ट्रॉयड ड्यू टू नेचुरल फैक्टर्स लाइक रेनफॉल विंड एंड वाटर फ्लो। नेक्स्ट पॉइंट बेटा आते हैं कि कई बार क्या होता है, जो यहाँ पर एग है, ठीक है, कुछ एनिमल्स एग्स को खाते हैं, फर्टिलाइजेशन हो गया, ठीक है, मतलब एग आ गया, स्पर्म आ गया, दोनों मीट कर गए, फर्टिलाइजेशन भी हो गया, लेकिन फर्टिलाइजेशन होने के बाद उस एग को कौन खा गया, कोई आसपास की मछलियां खा गई, मछलियां एग खाती हैं, ठीक है। सो मेनी अदर एनिमल्स फीड ऑन एग्स, ठीक है, उस अंडे को खा जाएंगे, अब खा गए तो काम तमाम। नेक्स्ट पॉइंट, अब मान लो कि एग आ गया, स्पर्म आ गया, फ्यूजन हो गया, जाइगोट बन गया, एम्ब्रियो भी बन गया, और एम्ब्रियो से लार्वा भी बन गया, लेकिन लार्वा को भी कुछ फिशेस खा जाती हैं, ठीक है, तो लार्वा को भी खा जाएंगी तो फ्रॉग में बनेगा ही नहीं। समटाइम्स लार्वा इज आल्सो ईटन बाय फिशेस। अब ये 4 मेन रीजंस हैं जिसकी वजह से बहुत सारे फ्रॉग्स बन नहीं पाते हैं, ठीक है, इतने सारे गुच्छे में से कुछ ही फ्रॉग्स में कन्वर्ट होते हैं। कई बार क्या होता है, 4 फटाफट याद करते हैं, कई बार
ओवा को स्पर्म नहीं मिलता तो अनफर्टिलाइज लेके कुछ टाइम में डिस्ट्रॉय हो जाएगा। दूसरी बात, स्पर्म एंड ओवा नेचुरल रीजन की वजह से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तीसरी बात, यहाँ पर एग का हो जाता है प्रीडेशन, मतलब एग को खा लिया जाता है फिशेस द्वारा। और नेक्स्ट है लार्वा का प्रीडेशन। लार्वा का प्रीडेशन मतलब लार्वा को खा लिया जाता है बाय द फिशेस। तो इसको आप लिख लीजिए। अब हमारे पास 3 टॉपिक बचे हुए हैं, जो तीनों टॉपिक का नाम मैं आपको बता देता हूँ। एक हो गया हमारा एम्ब्रियो डेवलपमेंट, या फिर इसको आप बोल सकते हो, ठीक है, फीटस डेवलपमेंट भी बोल सकते हो। सो यहाँ पर नेक्स्ट अपन आते हैं ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। और ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के बाद हम एक डॉली का केस देखेंगे, डॉली द शीप, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग केस है, उसको देखेंगे। तो 3 पॉइंट्स रह गए हैं, समथिंग समथिंग ज्यादा बड़ा नहीं बचा हुआ है। रिवीजन बच्चों, एक बात बताता हूँ, रिवीजन का मतलब ये नहीं कि बस थोड़ा बहुत बता दो सब पास हो जाए। वो अगर करना है तो आप तो फिर बुक से थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए, ठीक है। रिवीजन का मतलब होता है कि आप एटलीस्ट एनसीईआरटी तो पढ़िए, हर एक लाइन उसको समझिए, समझ के पढ़िए। 3 चैप्टर्स ना पढ़िए, 2 चैप्टर पढ़िए। अरे मैं बोलता हूँ एक ही चैप्टर पढ़ो, लेकिन ऐसा पढ़ो कि इससे कुछ आए तो बन जाए, ठीक है। 3 चैप्टर में से 2 चैप्टर पढ़ो, लेकिन ऐसा पढ़ो कि कुछ भी पूछ लो कहीं से भी, हमने समझ के पढ़ा है, हमको बन जाएगा। जैसे मैथ्स में आर डी शर्मा करना पढ़ाई है, बस सिर्फ एनसीईआरटी लगा देना, एक तरीके का रिवीजन ही है। वैसे ही बायो में एनसीईआरटी पढ़ना सिर्फ क्या है, रिवीजन, रिफ्रेशर्स पे नहीं जा रहे हैं हम रिवीजन लेक्चर बना रहे हैं। रिवीजन लेक्चर का मतलब क्या है कि एटलीस्ट हमने एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन अच्छे से पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो इसको प्लीज आप नोट डाउन कर लीजिए। हम मिलते हैं अब नए लेक्चर पे, ठीक है। सो प्लीज नोट इट डाउन बच्चों।